Hello, everybody. Today we will be talking about Eid past and present. And I'm now waiting for Tarana Hussain Khan to join us. Walaikum salam. Tarana, I have sent you a request if you are watching. Okay, here you are. There it is. Walaikum salam, Shano. Just connecting to, hello, just connecting to Tarana. I've just sent her the invitation. Hello, Samina. Just a second, it's taking time. I think the internet may not be very good. Oh, hello, Hello, Tarana. क्या हाल चाल है? Adab, कैसी हो? खुश everyone. रहो. Everyone, everything fine, I hope. So we are talking on हाँ today. हाँ. So आज हम लोग काफी लोग हमारे साथ आ भी गए हैं, बहुत लोग जुड़ गए हैं. तो सबसे पहले तो तुम्हारा तो रोजे चल रहे होंगे सबके इस वक्त. जी जी तो जी. तो इफ्तारी की तैयारी हो गई या इसके बाद होगी? इफ्तारी की बस उसके बाद ही होगी अब. Let's hope today is चांद रात. Tonight is चांद रात. आज तो शायद मुश्किल है चांद रात. कल होगी क्योंकि आज चांद रात मिडिल ईस्ट में है, तो हम लोग कहीं तो एक दिन बाद ही होती है. I know for some reason, but I think चांद रात has this suspense always, and everyone is looking around for the chand like they used to like 1400 years ago. So we still have. लेकिन चांद चांद रात. रात. जी चांद जी. रात लफ्ज इतना खूबसूरत है. चांद मुबारक. एंड आई रिमेम्बर व्हेन वी वर स्मॉल, तो माय मदर यूज्ड टू टेल मी द स्टोरी कि एक साल मतलब जैसे होता है ना कि चांद नहीं दिखाई दिया, दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया. तो एक साल वो बताती थी कि नेहरू जी ने दो तीन जो मौलवी थे फ्रॉम द डिफरेंट सेक्ट्स, उनको हवाई जहाज में डाल के भेज दिया था कि जाओ देख के आओ चांद दिख रहा है कि नहीं. अब पता नहीं सच है कि नहीं, ये वो ऐसे हमको कहानी सुनाती थी. बट एक ये कहानी मुझे याद है. तो ये आई एम श्योर इसमें कुछ सच्चाई होगी क्योंकि आज भी हाँ रामपुर में अक्सर गांव में लोग भेज दिए जाते हैं कि जाओ चांद देख कर आओ. भाई गांव में 6 लोग जाते हैं क्योंकि 6 लोगों की विटनेस होना जरूरी है. हाँ हाँ और हाँ दे डोंट बिलीव कि कहीं से खबर आई. अगर मोबाइल तो बिलीव ही नहीं करते, तो वो पुराने तरीके हाँ से चांद देखना है जरूरी और तब फिर हाँ चांद हाँ रात डिक्लेयर हाँ. होती है. और तो ये आप. तो इनका भी था ना, मतलब बहादुर शाह जफर का भी यही था, मुगल बादशाहों का, कि ये वो जो शतुर सवार होते हैं ये ऊंट पे, जी लोगों को भेजा जाता था कि जाओ भाई गांवों में जाके देख के आओ चांद. कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा. आज भी होता है, मतलब मिडिल ईस्ट में हम रहे हैं काफी. वहां पर तो चांद देखने के लिए मतलब कमिटी तो होती है ना, हिलाल कमिटी होती है जो जी. चांद देख के डिक्लेयर करती है कि हुआ कि नहीं हुआ. तो तुम्हारा बचपन रामपुर में गुजरा है? नहीं, एक्चुअली मैं तो अलग अलग जगह ट्रांसफरेबल पोस्ट पे थे. मेरे फादर तो अलग अलग जगह गुजरा, फिर अलीगढ़ में गुजरा और रामपुर तो अब मैं रामपुर में ही हूँ शादी के अब बाद. ससुराल रामपुर है, घर रामपुर हो गया? मेरा ननिहाल भी रामपुर है. हम लोग रामपुर के ही अच्छा, हैं. हाँ रामपुर के. हाँ ये तो मुझे मालूम है. और ये मैं बताऊं लोगों को कि तराना की खाला और मैं क्लास फेलोज थे. और जी. तराना बहुत छोटी रही होगी, तो हम इनके घर, जब मैं बीए में पढ़ती थी तो हम इनके घर बहुत आना जाना करा करते थे, क्योंकि इनका घर हॉस्टल के बिल्कुल सामने था, समंजार. तो हमको जब, और हम हॉस्टल में रहते थे, हमेशा भूख लगी रहती थी. तो जब कभी भूख होती वो होती थी, तो मुझे याद है कि हम लोग सभिया से कहते थे, तो सभिया के साथ जाना. कभी वहां पे अक्सर हम लोग मतलब वहां जाया करते थे. समंदर मुझे मतलब कितने साल हो गए होंगे इसको. ये तो मैं 75 76 की बातें बता रही हूँ. जी जी इतनी बिल्कुल. पुरानी. वो एक ओपन हाउस था. हाँ सब हाँ लोग दोस्त वो सबका आना और खाना पीना हाँ वो हाँ वही हाँ चीज है.
और क्योंकि सब मैं ननिहाल रामपुर की थी, तो वो हाँ रामपुर वाला ही सिस्टम था कि वही छत पे जाके हाँ चांद देखना और फिर दौड़ के आके अपने बड़ों को सलाम करना। मेरे ख्याल से आपके हाँ घर पे भी हाँ यही रहता होगा। हाँ बिल्कुल। तो और तुम बताओ जरा, चांद रात जब बच्चे जिस तरह से बच्चे चाहते थे चांद देखते थे, फिर क्या मतलब वो रहती थी कैफियत एक? फिर सब नीचे दौड़ के आके बस जल्दी से सलाम, और फिर वो सायरन बज जाते हैं। रामपुर में भी सायरन बजते हैं कि डिक्लेयर हो गई ईद। अक्सर तो ये हाँ होता है कि बिल्कुल सुबह पता चला कि आज ईद है, और फिर सबने जल्दी जल्दी रोजा तोड़ा और फिर नमाज के लिए दौड़े। हाँ लेकिन अक्सर चांद रात पे खास तौर पे लड़कियां जो है वो मेहंदी लगाना और हाँ चूड़ियां पहनने निकलना, मतलब पूरी ऑल नाइट बाजार होता है, सारी रात बाजार में बहुत रौनक रहती है, रोशनी रहती है। तो रामपुर में हम लोग हमेशा जरूर जाते हैं बाजार, चाहे वो एक छोटी सी वो चूड़ी लेने ही चले गए या दुपट्टा रंगवाने चले गए, लेकिन बाजार जरूर जाते हैं। और अमीर निशा में तो लोग बैठ के मेहंदी भी लगा रहे होते हैं, हाँ हाँ लेकिन यहाँ यहाँ पे कोई ऐसे मेहंदी लगाती नहीं, ज्यादातर लोग बुरके उड़के पहनती हैं तो वो ऐसे नहीं लगाती। बट मेहंदी लगाना, चूड़ियां, और मैं पढ़ रही थी पुराने जो दास्तान होती हैं उसमें पढ़ रही थी कि चूड़ी वाली घर आती थी। हाँ और चूड़ियां वाली घर आती थी, जी क्या जी, कहते थे आपको भी याद होगा। उन्हें? हाँ, और वो फिर वो, और हम लोग हमेशा एक साइज छोटी चूड़ी पहनते थे क्योंकि वो हाथ दबा दबा के पहना देते थे। फिर वो चूड़ी पर फिर सलाम होता था, चूड़ी पहन के फिर हाँ सलाम होता था। तो वो फिर मैंने यहाँ पे देखा है कि लोग रात भर खाना पकाते हैं, मतलब छुआरे कट रहे हैं तो बादाम काट के वो भिगोए जा रहे हाँ हैं, और दही बड़े पिसना, कबाब तैयार, कबाब का बेसिक चीज तैयार होना, हाँ यखनी तैयार होना, ये सारे काम जो थे ये सब बड़े लोग करते थे। और मैं देखती हूँ आज भी रात भर जो औरतें होती हैं वो बस पूरा समझिए खाना पकाना चलता ही रहता है कि अगले दिन सुबह हर चीज बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। तो चांद रात का तो ये मजा है, जब बच्चे थे तो बहुत मजा आता था, लेकिन अब बड़े होके लगता है कि पहले से पता चल जाए तो हम हर चीज तैयार करके कर लें। मतलब मुझे एकदम इतनी यादें आ गई। मेरा बचपन लखनऊ में गुजरा, मैं वहां पढ़ती थी, नानी के यहाँ रहती थी। फादर मेरे भी वाले ट्रांसफरेबल पोस्ट में थे, तो नानी के पास हम लोग रह के पढ़ते थे लखनऊ में। तो अच्छा। वो एक तो ये चूड़ियां चूड़ियां खरीदने जाना अमीनाबाद, सजा हुआ होता था, और हाँ, दूसरे दुपट्टे रंगवाना। कभी जो किसी के घर में सही दुपट्टा बात। मौजूद हो, कभी नहीं होता था। और ये नहीं कि मालूम नहीं थे कि ईद आने वाली है, लेकिन ईद के जोड़े का दुपट्टा जो है वो तो आखिरी वक्त पे ही रंगा जाता था। तो और उसकी ये, टकाई। हाँ वही तो कह रहे हैं कि वो रंगरेज के पास जाना। तो अब हम लोग अब तो खैर ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, खाने भी पहले से पक जाते हैं, लेकिन ये बचपन एकदम याद आ गया कि रंगरेज के पास जाना, दुपट्टा रंगवाना, चूड़ियां पहनना। और मैं भूल रही हूँ लफ्ज क्या है, मंगियारी कहते हैं, क्या कहते हैं वो जो चूड़ियां घर में आके पहनाते हैं? मनिहारी। मनिहारी। मनिहारे, हाँ हाँ मनिहारे, हाँ। वो मनिहारी आके चूड़ियां पहनाना, और वो जैसे मैंने कहा ना कि एक साइज छोटी हम लोग हमेशा पहनते थे क्योंकि वो दबा दबा के पहनाते थे, अरे बिटिया ये तो आपको आ ही जाएगी। तो वो एक साइज छोटी चूड़ियां हमेशा पहनते थे। बिल्कुल। और लेकिन अब इस साल क्योंकि लॉकडाउन है तो पहले से खबर आ गई है कि रात को बाजार नहीं खुलेंगे, बल्कि ज्यादातर हम लोगों ने तो कोई जोड़े बनवाए नहीं हैं। थोड़े बहुत दुकानें खुली हैं, लोग जाके कुर्ते पजामे, बल्कि मैंने अपने नौकरों से कहा कि भाई तुम लोग जाके ले लो, लेकिन बोले कि जब आप लोग नहीं बनवा रहे तो हम क्या बनवाएं। वो एक हालांकि ईद तो सुन्नत होती है और ईद मनानी चाहिए, लेकिन समहाउ क्योंकि भाई वो बात ही नहीं है, जब हर जगह ऐसी परेशानियां हैं तो इंसान का दिल भी नहीं चाहता है। और दूसरे हाँ बाजार में तो वो न मस्जिद में न बाजार में रौनक ही नहीं है। तो इस बार की ईद तो खैर बहुत अलग होगी। इस बात ना, जैसे मैं कही थी पहले कि इस साल ईद नहीं ईदी मनाते हैं। इस साल देने देना ज्यादा करते बिल्कुल हैं सही बात। कि गिविंग जिसको कहते हैं ना, एन ईद ऑफ कंपैशन। व्हाट डज मनिहारन मीन? आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट इन पाकिस्तान। मनिहारन जो चूड़ी पहनाती है, so the ladies who come, they come with baskets of bangles, glass bangles, and they make you wear it. They don't just sell it, they make you wear it. And because वो हाथ दबा दबा के पहनाते हैं, so they can
make you wear a size smaller than whatever your size is. So that's a maniharan. And they used to come home. बल्कि पहले मेहंदी लगाने वाले भी घर ही आते थे. हमें तो अभी कुछ 10-15 साल पहले से ही मैंने बाहर लगवाई है मेहंदी. नहीं तो घर में ही आके हमेशा मेहंदी वेहंदी लगती थी. आपस में ही लगाते थे एक्चुअली. पीस लिया हाथ में और डिजाइन क्या थोप लेते थे हाथ में. बस हाथ ऐसी मुट्ठियां बांध के बैठ जाते थे. सिंपल मेहंदी. या किसी को कुछ आई तो किसी ने पहना दिया. तो खैर इस साल तो ईद जैसे तुमने कहा कि सुन्नत है तो सिवई तो सुबह पकाएंगे, नजर होगी, वो तो अलग बात है, और नमाज होगी. लेकिन अब की सब घर में ही होगा और सादी तरीके से होगा. तो एक तो बस हम ये तो सिर्फ एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप पर हैं कि पिछली ईदें याद कर रहे हैं. जैसे ईद पास्ट एंड प्रेजेंट के पिछली दफे से एक कॉन्ट्रास्ट किस तरह से है कि एक एक क्या कहना चाहिए, एक ब्रेक सा लग गया है हमारी जिंदगी में. एंड वी हैव ऑल हैड टू स्टेप बैक एंड थिंक ऑफ आवर प्रायोरिटीज, थिंक ऑफ थिंग्स दैट रियली मैटर इन लाइफ. तो ईद के ऊपर अब जो कपड़े बनना करने सभी सब है ना, वी हैव टू नाउ नेक्स्ट ईयर आल्सो. आई डोंट नो वेदर वी विल बी स्प्लर्जिंग ऑन ईद और नॉट. आई डोंट थिंक सो. ऑल ऑफ अस आर नाउ गोइंग टू बी stand back and be a little more thrifty and more basic in our needs. That's true because there's so much that we give around. एक और शायद आपके यहाँ भी होता हो, मुगलानी जो थी वो पहले क्योंकि औरतें बाजार नहीं जाती थी, काफी मतलब फैमिलीज में लोग बाजार जाते, तो मुगलानी भी जो थी वो कपड़े लेकर आ जाती थी. मतलब थान के थान और गोटे लेकर आती थी और फिर वो सब लोग चूज करते थे और फिर वही सिलती थी. हर घर में मुगलानियां होती थी. लखनऊ का ये तरीका है और रामपुर में भी ये तरीका था. बाजार ही घर आ जाता था बेसिकली. ज्यादातर मेरे ख्याल से सारे पुरानी खानदानों में जहाँ औरतें बाहर पर्दानशीन थी, जो नहीं जाती थी, उनके घरों में सब में यही होता होगा. मैं सवाल ना सारे हम लोग थोड़ी सी अभी 10-15 मिनट और बात करेंगे and then we'll discuss all the questions that people are coming. क्योंकि अभी थोड़ी कल सुबह या परसों सुबह जब भी पकाएंगे हम लोग सिवई तो पकाएंगे ही पकाएंगे. तो थोड़ा सा बताओ जरा तराना, रामपुर में सिवई कैसे होती है. तुमने सिवई की हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा है तो जरा कुछ बताओ हम लोगों को सिवई के बारे में. रामपुर में मैंने देखा है कि जो मैंने पढ़ा है, एक जहारा बेगम जो रजा अली खां की सिस्टर इन लॉ थी, उन्होंने अपने रिमेम्बरेंस ऑफ डेज पास में लिखा है कि हमारे वालिद यानी कि रजा अली खां के फादर इन लॉ ससुर जो थे, वो जब भी वो आते थे ईद की नमाज पढ़ के तो शीर खुरमा ही से ही सब लोग सबसे पहले शीर खुरमा ही खाया करते थे, जो कि एक शीर मीन्स दूध और खुरमा मतलब खजूर, और उसमें सिवई भी पड़ी होती है. तो ये शीर खुरमा कहीं और आपको शायद, कि मैंने काफी इस पे देखा, तो शीर खुरमा अरबिक डिश है बेसिकली, मिल्क एंड खजूर की एक स्वीट डिश है. लेकिन ये टर्किश जो पेस्ट्री होती है जिसे कहते हैं कताइफी, वो हमारी सिवई से बिल्कुल मिलती भी है. और जहारा बेगम लिखती हैं कि उनके यहाँ सिवई मेकर होता था. पता नहीं, मेरे ख्याल से लखनऊ में भी डेफिनेटली होता होगा. लोगों के घरों में सिवइयाँ बनती थी और उसके बाद जैसे नूडल्स बनते हैं, बस बहुत बारीक नूडल, और फिर उसको अलग अलग करके और पेड़ों पे उनको सुखाया जाता था सिवइयों को. एटलीस्ट वो उस जमाने में लिखती हैं बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में यही तरीका रहा होगा कि सिवइयाँ घर में बनती थी. और उसके बाद फिर किमामी सिवइयाँ जो चौगनी की सिवइयाँ हैं वो बनाई जाती थी. और मुजाफर जिसमें के जाफरान, उसे मुजाफर कहते हैं, लेकिन उसमें कभी अक्सर चौगनी नहीं होता था, डबल या ट्रिपल मीठा होता था, ये बनता था. और शीर खुरमा जो आजकल मैं देख रही हूँ रामपुर में, लोग किमामी सिवई एक्चुअली लखनऊ वाली डिश है. ये हमारे यहाँ किमामी बनती थी. वो लखनऊ से ही आई है. मैं देखती हूँ कि ये किमामी सिवई ज्यादा जिसे कहना चाहिए थोड़े अपर क्लासेस में ज्यादा खाई जाती है. और बेसिकली अगर आप किसी ऑर्डिनरी घर में जाएंगे रामपुर में तो आप देखेंगे कि सिर्फ सिवई में दूध और शक्कर और सभी कुछ डाल के और बहुत अच्छी सी बन जाती है, मगर वो किमामी सिवई नहीं होती. तो आप लखनऊ की किमामी सिवई के बारे में बताइए कि आप लोग के यहाँ कैसे बनती है.
तो लखनऊ में तो हम लोग क्या कहते हैं, क़िवामी सिवई अम्मा बनाती थी, और मैं भी अब बनाती हूँ। बल्कि कल एक वो शो था उसका, शुभ्रा चैटर्जी का, उस पर मैंने दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था कि क़िवामी सिवई कैसे बनाते हैं। तो और मेरी जब नई नई शादी हुई थी तो मुझे खाना, क्योंकि घर में तो खाना बनाते नहीं थे, खाना बनाने का शौक था। तो जो मतलब वैसे फैंसी वाली चीजें होती थी ना, रान मुसल्लम है, इस तरह के खाने मुझे बनाना आता था। दाल है, सब्जी है, ये सब कुछ नहीं आता था, क्योंकि कभी पकाया ही नहीं था, ये सब तो हम पकाते नहीं थे। तो हाँ कोरमा पुलाव उस तरह की चीजें आती थी। तो सिवई भी वैसे मैंने कभी बनाई नहीं थी। तो शुरू में बहुत सालों तक मैंने दूध की सिवई बनाई घर पे, क्योंकि क़िवाम की सिवई अगर जरा सी भी अकड़ जाए, अगर उसका क़िवाम थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए या वो गले ना ठीक से, तो वो अकड़ जाती है, फिर वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो क़िवामी सिवई मैंने अभी कुछ 15-20 साल से ही बनानी शुरू की है, क्योंकि मुझे अच्छा, मुझे वो अब ज्यादा आसान लगने लगी है, क्योंकि दूध की सिवई जो है या शीर खुरमा जो है, उसको काफी पकाना पड़ता है। जी क्योंकि जी। मैं तो उसको काफी रिड्यूस करती हूँ दूध को, तब जाके कहीं वो सौंधापन आता है। और खीर होए चाहे सिवई होए, वो सौंधापन आना बहुत जरूरी है। हल्का सा जल जाए और उसको खुरचो, बस वो जो हाँ एक, हाँ बिल्कुल वो जो बिल्कुल। सोचा होता है ना। हाँ, तो मेरा मेरा ये मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आया है इस रिसर्च के बाद, के ये जो शीर खुरमा था उसमें सिवई का डालना जो है, ये हिंदुस्तान में ही शुरू हुआ, प्रॉब्ली टर्किश सुल्तान के जमाने में, क्योंकि वो अपनी सिवई लेकर आए थे और ये अरबी शीर खुरमा था, तो उसको एक टेक्सचर देने के लिए उसमें सिवई पड़ने लगी। तो शीर खुरमा तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से हम सब जगह पूरे इंडिया में ही मैंने सुना है, सब कॉन्टिनेंट में शीर खुरमा विद सिवई काफी ज्यादा पॉपुलर होता है। और हाँ, क़िवामी सिवई की एक तरकीब जो कि मुझे बड़ी हैरत अंगेज लगी, 19वीं सेंचुरी की एक रेसिपी बुक में थी। तो उसमें उन्होंने सिवई तल के और एक मसलिन बैग में सिवई को करा और उबलते हुए पानी में डाल के और निकाल लिया एकदम। अच्छा, ये मैंने तो वो कहीं गल नहीं गई, पढ़ा था। वो गल गई और फिर और शीरे में उसके डाला। बाद फिर उसमें फिर पकाई, मतलब वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, फिर उसमें क़िमाम डाल दिया, तो वो अकड़ी नहीं, कुछ इस तरह का था। मैंने ये ट्राई तो नहीं करा है, लेकिन दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, जो मुझे हाँ, बिल्कुल अलग सी चीज मतलब ये फुर्सतों के जमाने है ना, जब लोगों के पास बहुत वक्त था कि आप सिवई को भी उबाल रहे हैं और तल रहे हैं और उबाल रहे हैं। हम तो झटपट वाली सिवैयां बनाने लगे हैं। तो मैं तो बहुत दफे जब जल्दी में बनाती हूँ, ईद पे नहीं लेकिन वैसे, तो क़िवाम भी नहीं बनाती, ऐसे ही बस सिवई को थोड़ा सा भूना, उसमें दूध डाल के उसको गलाया और ऊपर से शक्कर रख के उसके और दम पे दे दिया, तो वो हाँ, अपना ये खीरा बन ऐसे ही जाती है। रामपुर में बनती है। रामपुर हाँ में सब शॉर्टकट बनाने लगे हैं अब। कुछ जो हाँ बहुत ही वो पुरानी फैमिली है, उनमें ये पुराना अलग से क़िमाम बनता है और फिर वो होता है। हाँ बट जनरली लोग ये बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी वाली चीज बनाने लगे हैं। इमामी सिवई मैंने भी बहुत देर में ही सीखी है, शुरू से नहीं थी, क्योंकि हमारे घर में बहुत बिगड़ती थी सिवैयाँ, अक्सर बिगड़ी हुई हाँ होती थी, अक्सर अकड़ी भी सिवई होती थी। वो अकड़ जाती है, खैर उसका भी एक अलग मजा है, हाँ, लेकिन जो खिली हुई एक क़िवामी सिवई होती है, तो हाँ, उसका भी वो एक मजा, आर्ट है। वो हाँ, वो तो एक तार वाला क़िवाम, वो तो चीज ही अलग है। और ये बताओ, क्या कहते हैं कि जिस तरह से, अच्छा ये कोई कह रहा है उंडी नो दूध वाली सिवई, व्हाट इज क़िवामी? क़िवाम कहते हैं शक्कर का घोल बनाना, शुगर सिरप, वो क़िवाम होता है। तो क़िवाम में बहुत सी चीजें बनती हैं। तो ये शुगर सिरप जो होता है, बहुत एक, ये भी एक आर्ट है कि ये एक तार वाला सिरप होना चाहिए, कि जब आप उसको इस तरह से उठाएं तो जो उसमें से ड्रॉप्स हो वो एक कंटिन्यूअस तार होए, तो इसके मतलब आपकी एक तार वाली क़िवाम बन गई है। ये आलिया ने सवाल पूछा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ आलिया, तो कि ये क्या होता है। तो और बताओ जो चीजें, मतलब भैया अगर किसी जिन लोगों के रोजे हैं वो मुझे माफ कर देना कि हम खाने की बातें कर रहे हैं। ईद क्योंकि की मेंटल बहुत, तैयारी तो हो ही रही है। हाँ बहुत लोगों के रोजे हैं, तो माफ कर देना हमको। हाँ हमारी ईद तो इंशाल्लाह मंडे को ही लग रहा है कि होगी। इन जी जी। जयपुर देयर इज अ डेडिकेटेड गली कॉल्ड मनीहारों की गली। अच्छा, तो ओके। जयपुर में तो खैर चूड़ियां चूड़ियां चूड़ियाँ हैं ही बहुत। बहुत मशहूर। हाँ हाँ। तो हम लोग जैसे, मैंने ना बहुत सालों तक शुरू में और अभी भी करती हूँ कि गरारे पहने ईद के ऊपर।
कि जी मुझे जी। लगता था कि पहले तो अब गरारे तो फैशन में आ गए, लेकिन अब पहले तो नहीं थे। तो मुझे लगता था कि कुछ तो ट्रेडिशनल अपना थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए। तो और शादी में जितने सारे गरारे मिले थे उन्हें मैंने सारी ईदों में पहन पहन के स्वागत किया है, कि वरना फिर हम लोग पहनेंगे कब उसको। अब बिल्कुल, बहुत बनवाने अच्छे लगी हूँ। लगते हैं हाँ गरारे, हाँ हाँ डेफिनेटली। हाँ और हाँ बल्कि जनाना दरबार होता था, तो उसमें फर्शी हाँ हाँ पांचे के ही गरारे पहने जाते थे। और राग दरबारी पे मुबारकबादी गाई जाती थी। ये भी ट्रेडिशन अच्छा मैंने देखा है। हाँ, राग दरबार मतलब ये गाने का सिस्टम होता था जरूर, मतलब महफिल में बाकायदा मुबारकबादी गाई जाती थी और वो राग दरबारी पे ही सेट होती थी। और फर्शी पैंचे, लेकिन जो यंग लड़कियां होती थी वो ज्यादातर चूड़ीदार, क्या कहते हैं, हाँ सिल्क के या कमखाब के चूड़ीदार और प्लेन कुर्ता और शिफॉन के दुपट्टे। ये सिस्टम था रियासत के जमाने का, जो मैं आपको बता रही थी। हाँ। बल्कि Somebody has a question for you, Tarana. There are many khansamas in Rampur who made halwa, and this is also famous like ghas ka halwa, keema halwa, habshi halwa. So please tell us about that. अभी हम लोग विकल्प हम लोग इसकी भी हलवे पर भी आएंगे। हबशी हलवा मैं भी जब भी हम लोग नैनीताल जाते हैं या उस तरफ जाते हैं तो रामपुर में रुक के हबशी हलवा जरूर हकीम साहब का हमने खरीदा है, और पता नहीं और किसका है, हकीम जी का अमानत हलवा। जी, हाँ वो हलवा, ये विकल्प जो है ये रामपुर के ही हैं, मेरे स्टूडेंट हैं और शेफ हैं ये। अच्छा। ही इज अ शेफ। जी। अच्छा तो तो बताओ जरा फिर अपने उसके बारे में बताओ, हलवे के बारे में। हलवा क्या। हाँ एक्चुअली नॉट फॉर ईद, बट हाँ, हबशी हलवा जो है वो समनक का बनता है रामपुर में। बल्कि अब तो कहते हैं कि अब वो वाली चीज नहीं है। जो हबशी हलवे की पहचान वो ये है कि उसमें अगर आप उंगली रखते हैं तो उसके आसपास घी आ जाता है, लेकिन उंगली हटाते हैं तो वो घी फिर से जज्ब हो जाता है। लेकिन उस तरह का समनक हलवा। बताओ पहले, हमारे सुनने वालों को समनक भी नहीं हाँ, मालूम होगा, समनक क्या होता समनक है। जो गेहूं का स्प्राउट होता है जिसे कहते हैं, उसका बनता है। ये स्प्राउटेड गेहूं का जो छोटा सा स्प्राउट होता है वो उसको पीस के बनता है और पूरी रात ये बनता है। अब आम घरों में तो नहीं बनता है, अब तो हलवाई के यहाँ ही बनते हैं। कुछ हलवाई जैसे आपने कहा हकीम जी का और इनका अमानत भाई का, ये पुराने हलवाई हैं जिनके यहाँ ये बनता है। बट वही है कि वो मटेरियल अब वो नहीं है। लेकिन ईद पे और क्या खास चीजें आपके यहाँ बनाई जाती थी लखनऊ में, ये बताएं। हमारी तो क्या कहते हैं, वैसे मैं तो अलीगढ़ की हूँ, लखनऊ में तो हम पढ़ने के लिए रहे। जी लेकिन जो एक अवध का जो कल वो है तहजीब है, तो उसमें किवामी सिवई, दूध की सिवई, ये तो हो ही गया। फिर उसके अलावा कुरमा, बिरयानी और अच्छा दही फुल्की जरूर हुआ करती थी, क्योंकि वो बिरयानी के साथ उसका एक जोड़ है, चाहे यखनी पुलाव हो चाहे। ज्यादातर हम तो यखनी पुलाव बनाते हैं हमारे यहाँ हाँ, लखनऊ में, हमारे तो यहाँ बिरयानी, हाँ बिरयानी का इस्तेमाल कम है, यखनी पुलाव ही ज्यादा बनता है। तो यखनी पुलाव, दही फुल्की और कबाब, शामी कबाब। जी शामी कबाब। हाँ बल्कि यहाँ रामपुर में दही बड़े का बहुत चलन है। आप किसी भी घर में चले जाएं तो दही बड़े और पता नहीं क्यों छोले जरूर होते हैं सिवई के साथ। आई डोंट नो छोले किस किस टाइम पे ये ऐड ऑन हुए। लेकिन दही बड़े जो हैं वो बड़े खास एहतमाम से बनाए जाते हैं और इसमें काली उड़द की दाल को भिगोया जाता है, फिर उसके छिलके निकाले जाते हैं और फिर वो पिस के दही बड़े। एंड इतने बड़े होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट एज बिग हाँ। एज अ हैंड, इतने बड़े बड़े होते हैं। और मुझे बहुत अच्छे नहीं आते हैं, मगर हर साल मैं बहुत ट्राई करती हूँ। तो दही बड़े ना तराना, एक ये एक हमारी जो मिली जुली वो है तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब जिसको कहते हैं, इसमें ये दही बड़े सिमुलेट हुए हैं। क्योंकि दही बड़े जो है ये राजस्थान में, उत्तराखंड में, ये काफी जगहों के ऊपर वो माने जाते हैं, क्या कहना चाहिए, शुभ, मतलब दे ऑस्पिशियस के। जैसे हमारे यहाँ मैंने ये बात सुनी थी, लेकिन मुझे मतलब ये कभी ख्याल नहीं आया। जैसे मुहर्रम के बाद ये होता है ना कि कढ़ाई चढ़ाओ, कि हाँ अगर जब मुहर्रम में, क्योंकि गमी का जमाना होगा, तो उसमें आप तेल का मतलब पकौड़ियाँ बड़े इस तरह की चीज नहीं होगी, फिर कढ़ाई चढ़ाई जाएगी। तो बड़े, दही बड़े जो है वो सबसे पहले बनाए जाते हैं। ये जब मैं वो किताब लिख रही थी सिटी ऑफ माई हार्ट, उसको जब मैं ट्रांसलेट कर रही थी, तो उसमें ये एक ओकेजन था कि जश्न ताजपोशी, मतलब एनिवर्सरी ऑफ द कोरोनेशन का जब बादशाह का जिक्र आता है, तो वो जश्न ताजपोशी सेलिब्रेट होती है दही बड़े बना के, मतलब दही वाले बड़े नहीं, सादे बड़े,
कि जो मल्लिकाए दौरान है वो दाल को अच्छा, राइट भिगाती राइट, हैं। आपने लिखा था। हाँ, मल्लिकाए दौरान दही को बढ़ा, मतलब वो करेंगी, सॉरी, दाल को भिगोएंगी, फिर वो हाँ पिसती है और फिर पहला बड़ा जो है वो मलका बना के बादशाह को देगी और बादशाह तेल में कढ़ाई में डालेगा। तो ये जो है ना, ये सब चीजें जो है ये क्योंकि इतनी मलिकाएं जो थी वो राजपूत थी, एंड दे ब्रॉट देयर ओन कस्टम्स विद देम। So when I first read this in the book, I started writing on Twitter and asking, and then so many people came and said कि हमारे यहाँ ये शुभ माना जाता है कढ़ाई चढ़ाना, बड़े बनाना, and the बड़ा has to have that hole in the middle. तो हाँ इसकी हाँ। भी एक कहानी है कि जो शुभ मौकों पे बनेगा उसमें बीच में वो छेद होता है, लाइक अ डोनट। तो हाँ, तो इसीलिए जैसे तुमने कहा ना रामपुर में भी, तो के रामपुर, रोहिलखंड, ये सब जगह के बड़े जो हैं, दैट्स थिंग ऑफ सेलिब्रेशन। और पुरानी दिल्ली में आज के दिन कचौड़ियां जरूर होती हैं, हर ईद के ऊपर खूब कचौड़ियां बनती हैं और अच्छा, खूब कचौड़ियां बांट, हाँ, कचौड़ी इज अ पार्ट, कचौड़ी और गुलाब जामुन जरूर बनेगा। तो ये ओके। सारी मतलब सो मेनी कस्टम्स जो हमारे मिले जुले हाँ हैं। हाँ। जी जी जी, क्योंकि दही फुल्की हम लोग के यहाँ भी अलीगढ़ में दही फुल्की होती थी, हम्म। बट अब यहाँ पे मैं देखती हूँ कि दही बड़ा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो लेडी ऑफ द हाउस उसकी स्किल ये है कि दही बड़ा अच्छा बन जाए और खिमामी सिवई अच्छी बन जाए उसकी, तो फिर हाँ। बहुत अच्छा। फॉर सम तो रीजन। दोनों ही चीजें जो है ना थोड़ा सा जरा नाजुक है बनाना। तो दही बड़े का तब मैं ये करती हूँ कि जो दाल है उसको एक तो ओवरनाइट, तो दाल सोक करने के बाद, पीसने के बाद भी 5-6 घंटे छोड़ देती हूँ, हाँ, फर्मेंट ताकि करने। वो थोड़ा, हाँ, हल्का हो जाए, राइस कर जाता है। तो हंगरी बावर्चे, can you tell me the traditional korma gravy? It's on my blog, you will find it there. I have put a couple of korma gravies there. So because ऐसे बताएंगे तो बहुत मुश्किल है बताना इसमें, लेकिन काफी मेन लंबा चीज जो है कि भाई जब कोरमा बनाओ तो अच्छे से मसाला भूनो। You will find all that on my blog. I have a lot of recipes there. अच्छा, कश्मीरी वादान इज वेरी फेमस, नो डाउट। दार फैजल, एंड थैंक यू, आप दुआएं दे रहे हैं, थैंक यू अ लॉट। कैन यू टेल अस सम सूप लिक्विड डिशेस, बताओ तराना। सूप। हाँ। सूप तो बिल्कुल ही अंग्रेजी यहाँ पे वैसे वाले सूप बनते हैं जो कि बोन्स वाले सूप अक्सर मतलब कुछ घरों में पिए जाते हैं, यखनी टाइप बिल्कुल वही जो हाँ। कश्मीरी, मेरे ख्याल से कश्मीरी रूट होगी हाँ। उनकी, जो यखनी वाले सूप पिए जाते हैं जिसमें के मटन के हड्डी वगैरह से वो बॉईल करके वो बनते हैं, बट दैट इज द वही एक सूप है जो कि मैंने यहाँ पे दिया है। लेकिन ईद पे सूप वगैरह तो खैर नहीं होता है, यखनी वाली पुलाव, यखनी वाला पुलाव जरूर होता है और दही बड़े और ये सिवई। लेकिन ईद की सुबह का आप जिक्र जरूर करिए, जो सारा केओस होता है सुबह सुबह हाँ। अच्छा, नमाज। उससे पहले ये सवाल मैं भी तुमसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि रामपुर में टुकड़ी के गरारे मुझे याद है कि हमारी, मेरी शादी में तो खैर मेरा अलीगढ़ से बना था टुकड़ी का गरारा, लेकिन मेरी एक दोस्त का गरारा रामपुर से ही बन के आया था। तो रामपुर में टुकड़ी का अभी भी काम होता है? ये किसी का सवाल है, अलीना का। अच्छा ओके, तो रामपुर में सिर्फ एक जगह कुछ टुकड़ी का काम होता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं लगी। अभी रिसेंटली मैंने बनवाया भी था किसी की शादी के लिए, मतलब किसी के लिए, लेकिन वो क्वालिटी नहीं लगी मुझे, बल्कि लखनऊ का काम ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी रिसेंटली जो मैंने देखा है। जो टुकड़ी में वो नजाकत नहीं थी, पता नहीं समहाउ वो ये टुकड़ी और चटापटी ये सब लखनऊ से ही आया है रामपुर में। हाँ। हाँ। बहुत ये सारा कल्चर, लखनवी कल्चर ही रामपुर में अपनाया गया है, और आपको मालूम ही है कि काफी बेगमात लखनऊ के साइड की थी, तो उन्होंने ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करी, और उसी हिसाब से फिर सारे लोग जो दरबार के लोग थे उन सब की फैमिली में ये सब इंट्रोड्यूस होती चली गई। बेसिकली इवन फर्शी पैंचा वगैरह सब लखनऊ का है, क्योंकि पठानों के तो पहनावा नहीं है फर्शी पैंचे का, ये लखनऊ से ही आया है और दिल्ली से ही आया है।
पहनावा। लेकिन ईद की सुबह की नमाज का जरूर जिक्र करिए, जब सब लोग जल्दी जल्दी दौड़ जा रहे नहीं हो। तुम अब पहले तो इसका तो ना तुम जरा बताओ। हमारे यहाँ एक्चुअली क्या था, हम लोग 4 बहनें हैं और हमारे वालिद अकेले। तो हमारे यहाँ इस तरह के हंगामे जो होते हैं ना, वो एक जॉइंट फैमिली में, क्योंकि तुम लोग माशाल्लाह से फैमिली भी बड़ी है, जॉइंट है, तो हमारे यहाँ इस तरह के कोई हंगामे होते नहीं थे, क्योंकि बस खाना पकाने के ही हंगामे रहते थे ज्यादातर। क्योंकि नमाज के लिए तो सिर्फ बाबा जाते थे, और बाबा तो अपने बहुत ही डिसिप्लिन थे, हमारे पुलिस में थे, बहुत डिसिप्लिन, अपना हिसाब से सब काम करके जाते थे। बस ये था कि जब वो वापस आए तो हम लोग सब एक लाइन लगा के आदाब जरूर करते थे, और हमें ईदी मिलती थी। जी तो जी। तुम बताओ जरा उसके बारे में, कि जो सुबह का जो हंगामा, के सब लड़के जो है वो जा रहे हैं, जब हाँ भाई भाई होते हैं ना, बराबर के भाई कजन, तो ये हंगामे जो है ना, ये उसमें मजे ज्यादा आते हैं। हाँ, वो और कोई ना कोई सोता रह जाता है, फिर उसको जल्दी से उठा के फिर वो कुर्ता पैजामा पहनाया, फिर क्योंकि सारी ईद की नमाज जो है वो सड़कों पे ही होती है। हम्म। ईदगाह पूरी भर जाती है, और रामपुर में मैंने देखा है, बल्कि अलीगढ़ में भी सड़कों पे फिर वो सफ बना देते हैं, मतलब डायरेक्शन के हम्म। हिसाब से वो लाइंस बना देते हैं कि आप वहां पे खड़े होके और सड़कों पे नमाज पढ़ लीजिए और लाउड स्पीकर से सुन लीजिए। तो लोग चादरें, हमारे घर में आखिरी जो भाग दौड़ होती थी वो चादरों की होती थी, क्योंकि हर एक आदमी सड़क पे नहीं पढ़ना अच्छा, चाहता, अपने, चादर अच्छा बिछा चादर लेके, अच्छा अच्छा चादर या अच्छा। चटाई लेके वहां पे पढ़ने जाते हैं। लेकिन वही बात है कि इस साल तो अब ईद की नमाज, ईदगाह की कोई तो तैयारी नहीं घर है। पर है, हमें वक्त के सब घर साथ पे। अडेप्ट करना ही है, बिल्कुल कि बिल्कुल। जो जिस तरह से जो जैसा वक्त आया है। और इस साल जो एक, मतलब मेरे लिए जो एक बहुत ही खुशी की, जो ईद के लिए के मौके पर मुझे जो एक बहुत ज्यादा खुशी है, कि जिस तरह का लोगों ने काम किया है, हम सब ने यहाँ पे काफी रिलीफ वर्क किया है, सब तरफ कर रहे हैं। तुम्हारे बेटे ने काफी करा है, जी मैं जी। देख रही थी कि उसने भी माशाल्लाह कितना, क्या हैशटैग क्या था, डोनेट अ हेयर कट शायद। डोनेट हेयर कट, जी जी। हाँ, तो तराना के बेटे ने भी माशाल्लाह बहुत काम किया है, यहाँ पे भी बहुत कर रहे हैं। तो दैट हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट टेक अवेज फ्रॉम दिस ईद, के बिल्कुल। लोगों ने जिस तरह से पूरे रमजान घरों में राशन पहुंचाना, माइग्रेंट लेबर्स को की मदद करना, और मतलब वही है ना, कि जिसको उनका मीर वो है ना, जो शेर के अतात के लिए तो कम न थे कर्रो बयान। तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, कि अगर हम इंसान ही दूसरे के दर्द के वक्त में ना काम आए, तो फिर क्या फायदा। तो बिल्कुल। ये ईद का मेरे लिए, इस ईद में ये मेरे लिए सबसे एक खुशी की चीज है, कि इस तरह से लोगों ने दिल खोल के बांटा है, सबने, चाहे कोई भी हो यहाँ। सारी और सारी हाँ, कम्युनिटीज के, हाँ बल्कि हाँ, यहाँ वही तो कह रहे, सरदार और सबने। गुरुद्वारों में तो हाँ हाँ मुस्तकिल खाना बन रहा है और हाँ बंट रहा हाँ। है। और सारी कम्युनिटीज, कोई ये नहीं देख रहा है सड़क पे जो माइग्रेंट लेबर परेशानी में जा रहा है, कोई ये थोड़ी देख रहा है कि वो हिंदू है या मुसलमान है, ना उसकी शक्ल से लिखा है। बस उसको मदद करना है, उसको खाने के लिए देना है, उसको कम से कम एक सवारी पे पहुंचाना है, या घर में अपने आस पड़ोस में कोई अगर भूखा है तो आप कैसे खा सकते हैं। हम तो रोजे के अफ्तार के बाद खा लेते हैं, लेकिन उनको तो नहीं मिल रहा है। बल्कि अब इधर से जो लोग आ रहे हैं सड़क पे, वो कह रहे हैं कि रास्ते रास्ते में लोग रोक रोक के हमें खाने खिला रहे हैं और हमें खाने की कोई हाँ, पड़ी। दैट इज खान, अमेजिंग, किस तरीके से लोग हाँ निकल पड़े हैं अपने घर से, और हाँ कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितने खिदमत कर रहे हैं, हाँ बगैर किसी सेल्फिश उसके। मतलब द कॉन्शियंस ऑफ द नेशन इज रियली एक्टिव एट दिस टाइम। ये बहुत बड़ी हाँ चीज है। हाँ हाँ। बिकॉज नॉर्मली जैसे तुमने कहा ना, कि ये खालसा एड है, गुरुद्वारा, ये तो हमेशा ही करते हैं, वेन जी एवर हाँ। देयर इज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ये तो हमेशा रहते ही हैं। हमेशा। लेकिन इस दफे सब लोग निकल के आए। इस वक्त सब एंड लोग। द क्राइसिस वाज सो ग्रेट, ये कोरोना का जो हुआ है, कि सब निकल के आए और सबने इतनी मदद करी है, इतनी सबको। एंड आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज दिस इज अ पैंडेमिक, इज ग्लोबल, सो इसमें कोई सिर्फ एक हम अकेले नहीं है, हर तरफ लोग मदद कर रहे हैं। And बिल्कुल। that has been a wonderful takeaway for me this Eid, के किस तरह से, and especially youngsters। अब तुम्हारा बेटा भी कोई बहुत बड़ा तो नहीं होगा, 24-25 साल कितना होगा? ही इज 28, ही इज 28। 28। अच्छा, जी। anyway you don't look that old। मुझे तो लगा 22-23 साल का ही कुछ होगा। Anyway। नहीं। तो so, बहुत, मतलब ऐसे से बच्चे कर रहे हैं काम इतना, वो बहुत खुशी की बात है। मतलब दे हैव बीन रियली, मतलब उनको उनके ऊपर असर बहुत हुआ इस चीज का।
हाँ, जो हालात चल रहे हैं उसका असर उन बच्चों पे बहुत ज्यादा दिल पे हुआ है, और सिर्फ हर बच्चे के दिल पे मेरे ख्याल से हुआ है। हम लोग के दिल पे तो है ही, लेकिन उन लोग की जो मतलब एक एज अ सिटीजन मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाली फीलिंग बहुत बच्चों में मैंने अब देखी है, और ये फ्रस्ट्रेशन और घबराहट कि हाउ टू हेल्प, हाउ टू डू समथिंग। तो आई थिंक फॉर दैट इज रियल ईद, फीडिंग पीपल। हाँ, हाँ, लोगों को खाना खिलाना, कई जगह हमारे कुरान शरीफ में आया है कि खाना खिलाओ, मिस्कीन को खाना खिलाओ। तो दैट आई थिंक इज द बिगेस्ट, एज यू से, टेक अवे दिस टेक ईद। अवे फ्रॉम दिस। एंड ऑल्सो वन मैसेज बहुत से लोग देख रहे हैं और आगे बच्चे इस बात को फैलाएं कि जो कहते हैं ना कि ईच वन लिफ्ट वन, अगर हम सब एक एक फैमिली को थोड़ा सा ऊंचा उनका वो लाइफ स्टाइल लाइवलीहुड बढ़ाने की कोशिश करें, एंड देन दे इन टर्न अगले अपने से किसी और को करें, सो दिस चेन ऑफ कंपैशन एंड दिस चेन ऑफ हेल्पिंग can really change the world. And अब जब हमारे अंदर ये इस तरह का compassion आ ही गया है, तो we should continue this and not give it up. कि ये एक सिलसिला रखो कि भाई हम किसी को हेल्प करें, वो किसी और को करे, ये नहीं कि कहीं वो जो मतलब हम जो चेन मेल्स भेजते रहते हैं ना कि अगर तुमने फॉरवर्ड नहीं किया इसको तो दिस विल हैपन, दैट विल हैपन, दैट शुड एक्चुअली बी विथ हेल्प, नॉट विथ चेन मेल्स एंड फॉरवर्ड्स. WhatsApp forward, okay, forward this to 5 people. So forward kindness to at least 5 people this time. Everybody who is hearing, and keep sending this message. Okay, this is what is needed. एक second, sheer khurma on Eid days here in Peshawar, Pakistan is common. Is it there at your end as well? Yes. Who is asking? Very common. Akhtar. हाँ, हाँ. तो सच में रचिता, food is a unifying factor and this chain of compassion has to spread and we have to keep doing this, के make it a chain thing कि हम एक की हमने मदद की, each one help one is what should be our motto. और बताओ तराना, somebody is asking about biryani and yakhni pulao. I think somebody is हाँ, asking about the yakhni pulao, right? हाँ, हाँ, जी, तो यखनी पुलाव जैसे आई थिंक लोग कंफ्यूज होते हैं पुलाव और बिरयानी में और इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट यखनी पुलाव जो है वो ओरिजिनल पर्शियन इरानियन डिश है जिसे पिलाव कहते हैं। अब तो आई थिंक अलग अलग कंट्रीज जो हैं दे आर पुलाव एंड whatever they are claiming that ही हमारी डिश थी, whatever, but over the years when it came here it was an Iranian dish। और इसमें जो मीट है उसका स्टॉक यूज होता है, यानी कि मीट बॉईल होती है और उसके बाद फिर चावल को मीट के पानी में और मीट में भंगारा जाता है, दैट इज पुलाव, यखनी पुलाव। बट बिरयानी जो है वो आई थिंक इट्स प्रोबेबली अ मुगल इंटरवेंशन, जबकि आपने ग्रेवी को लेयर्स दी है ऑन इन राइस आई थिंक, so biryani so that it has a more spicy, it is more spicy and उसका बिल्कुल अलग मजा होता है बिरयानी का। और अक्सर लोग बिरयानी ही बनाते हैं, आई थिंक पुलाव कमी somehow कमी। पुलाव ज्यादातर अवध में बनता है, यखनी पुलाव जो है वो अवध में ही है और हर जगह तो बिरयानी, एंड एज यू सेड के टिल 18th century देयर इज नो मेंशन ऑफ बिरयानी। 18th century के बाद द वर्ड बिरयानी कम्स इनटू द डिक्शनरी, उससे पहले ज़ेरे बिरयान वाज द टेक्निक, जैसे यू जस्ट एक्सप्लेन ना के लेयर्स, तो उसमें लेयर किसी चीज के भी हो सकते थे, चाहे वो आप वेजिटेबल के हों चाहे किसी के भी हों, जैसे इनको the other day I was talking to Neha Varmani and I have this Salma Appa's book The Mughal Feast, तो उसमें है one of Shahjahan's favorite dishes used to be नूर महली ज़ेरे बिरयान, नूर महली, हाँ हाँ, so that was पनीर वो पनीर की मतलब हम आज अगर उसको डिस्क्राइब करेंगे तो पनीर बिरयानी कहेंगे उसको। जी जी, तो ये जो बिरयानी का सिलसिला है ये मेरे ख्याल से इज मोर दिल्ली, बिकॉज रामपुर में भी यखनी पुलाव ही बनता है। बिरयानी बहुत कम लोग जानते हैं और पकाते हैं, उनको ये लगता है कि ये तो भैया कोरमा और चावल मिला दिए, इसमें क्या खास बात है। पुलाव तो यखनी का ही होता है यहाँ पे, और नहीं क्या। जी जी, और मेरे ख्याल से लखनऊ में कई तरीके के होते हैं पुलाव और बिरयानी, और यहाँ की भी जो आर्काइव्स हैं उसमें मैंने कई तरीके के पुलाव और बिरयानी की रेसिपी देखी। अगर कोई रेसिपी है तो सुना दो हमारे लोगों को, तुम्हारे हाथ में है तो, तुम्हारे सामने है कोई रेसिपी तो यू कैन रीड इट आउट। मेरे सामने तो कोई ऐसी रेसिपी नहीं है,
मगर मैं शेयर कर सकती हूँ बाद में ऑन ऑन दिस। उसमें असल में मेजर्स वगैरह होते हैं, बट एक खास जो हमारे 2 गोश्त की बिरयानी रामपुर में होती है वो मैं बताना चाहूंगी। हाँ। उसमें मीट पीसेस के साथ साथ कोफ्ते भी होते हैं, और वो अच्छा। 2 गोश्त की बिरयानी जो कि अब बहुत कम लोग जानते हैं, जिसे मैं कहती हूँ ना फॉरगॉटन फूड्स हैं। हाँ। ये एक फॉरगॉटन फूड ही है। 2 तरीके के इसमें गोश्त होते हैं, जिसको मैंने अब फिर से इसकी रेसिपी निकलवा के पुराने खानसामों से और इंशाल्लाह इसको पॉपुलर करेंगे, जो कि हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। आप हाँ। जानिए हाँ। इसके बारे में, बट हाँ। इट्स अच्छा। वेरी हाँ। इंटरेस्टिंग। Another thing, the Tarana and I are working on a project with the University of शेफील्ड। Sheffield. देखो बुढ़ापे में चीजें भूल जाते हैं. With the University of Sheffield, we are working on a project of forgotten foods. So they are not only food but also on rice, varieties of rice which are no longer grown. So तुम्हारा वो project शुरू हो गया है? Has the say wheat has been planted? Oh, sorry, rice has been planted. राइस जो तिलक चंदन हाँ. का हमको मिल गया था। हंसराज हम लोग, फिर ये लॉकडाउन हो गया तो हम उड़ीसा भेज नहीं पाए किसी को। उड़ीसा में हंसराज हमें मिला है, लेकिन अब अच्छा. वो अगले साल ही उगेगा। बट अभी हम लोगों ने तिलक चंदन उगाना शुरू कर दिया, मतलब अब उसका सीडलिंग्स तैयार हो गई हैं, सीड्स प्लांट कर दिए हैं। अब उसका ट्रांसप्लांटेशन नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा, प्रॉब्ली मिड ऑफ जून। तो दैट विल बी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम दैट यहाँ पे भी खत्म हो गया है तिलक चंदन, जो कि खिचड़ी वगैरह में आमतौर पे इस्तेमाल होता है तिलक चंदन। और हंसराज जो है वो पुलाव और मीठे चावल, मतलब वो बासमती वाला स्ट्रेन होगा. वो बासमती हाँ. बासमती से भी बेहतर माना जाता है, जो कि अब अच्छा. बहुत कम रह गया, बिकॉज अब ये इतनी वैरायटीज आ गई हैं। तो ये पुरानी वैरायटीज, हेरिटेज वैरायटीज हम लोग सब भूल चुके हैं, और जिसको ये अब हम तिलक रिवाइव करने चंदन की जो है कोशिश। ये रामपुर का खास चावल है. ये आप कहेंगे तराई रीजन, मैं ये नहीं कहूंगी कि तराई. सिर्फ रामपुर का ही है, क्योंकि ये पूरा तराई एरिया जो है इसमें ये मिलता है हमको तिलक चंदन और हंसराज। ये पूरा तराई वाला एरिया, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। बहुत ज्यादा पानी और बहुत ज्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है इसको। यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है और जमीन ऐसी है, तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा मिलता है हमको। तो तुम्हें कहाँ से, तुमने सीड्स कहाँ से, मतलब हाउ एक डिड यू मैं प्रोक्योर शेर द. सुनाना चाहूंगी। ये हाँ प्लीज इरशाद. हाँ. नवाब यूसुफ अली खान का शेर है। हाँ इरशाद इरशाद सुनाओ. सुनाओ तराना. वी कैन हियर यू. ये जो सीड्स हैं ये यहाँ पे बिलासपुर में, जी जी, एक बिलासपुर में एक फार्म पे सीड मिली थी। वहां से हमने सोर्स करा और अब ये रामपुर में ही हम उगा रहे हैं। अच्छा. नहीं, नवाब यूसुफ अली खान का शेर हाँ, सुनाओ. नवाब हाँ. यूसुफ अली खान का एक शेर है। वो 1855 टू 1865 में नवाब थे। तो उनका शेर है ईद मैं कदे को चलो देखता है कौन, शहदो शकर पे टूट पड़े रोजेदार आज। आहा हा. वाह. यानी एक एक महीने के रोजे के बाद बस शहदो शकर पे ही हम लोग को टूटना है अब ईद पे। और यूसुफ अली खान जो थे वो उनके जो उस्ताद थे वो गालिब थे. जी जी, मिर्जा गालिब उनकी मिर्जा इस्लाह किया गालिब, करते थे. तो जी जी। मैं जब रामपुर लाइब्रेरी आई थी तो मैंने बड़े गौर से वो देखे थे सारे, जो उनकी वो जो एक वो था किताब थी जिसमें उनके सारे साइड में नोटेशन थे कि जो जो उन्होंने इस्लाह करके भेजा होगा गालिब ने कि ये बेहतर है, ये अच्छा है. तो बहुत ही, मतलब रामपुर तो खैर एक बहुत तारीखी जगह है ही. और अच्छा हाँ, एक सवाल जो और मुझे पूछना चाह रही थी. तुमने जिक्र किया कि राग दरबारी में मुबारकबादी दी जाती थी. उसके कुछ लफ्ज याद है, किस तरह से होता था, क्या अल्फाज क्या थे उस गाने के, मुबारकबादी के? नहीं, उसके अल्फाज मुझे नहीं मिले। खाली ये मिला कि ईद के दिन मर्दाना दरबार होता था हामिद मंजिल में, जो रजा लाइब्रेरी है आज, और एक जनाना दरबार होता था जो कि शीश महल में होता था। तो जो रजा लाइब्रेरी जो है उसके हॉल में मुबारकबादी राग दरबारी में गाई जाती थी, और जनाना दरबार में जो डोमनियाँ होती थी और फीमेल सिंगर्स होती थी वो गाती थी, वो भी मुबारकबादी गाती थी। लेकिन मेरे पास इस वक्त कोई ईद की मुबारकबादी तो नहीं है
लेकिन डेफिनेटली देयर इज अ बुक जिसमें लिखी हुई हैं, क्योंकि बहुत से नवाब जैसे रजा अली खान ने खुद भी लिखी हैं मुबारकबादियाँ, और ये काइंड ऑफ लोकगीत काइंड ऑफ अ थिंग जो कि आप गा सकते हैं, शादियाँ आने हैं, सेहरे हैं, ये सब उन लोग खुद भी लिखते थे, क्योंकि शेर शायरी का सबको शौक था। लेकिन ये खास मौक़ों पे गाना, अलग अलग ओकेजन्स पे, जैसे मांझे पे, फिर चूड़ी पहनाने पे, फिर जैसे जब दुल्हन उतर रही है तो क्या गाना चाहिए, और जब रुखसती हो रही है तो क्या गाना चाहिए, तो वो एक पूरा सिलसिला चलता था गाने का। और रामपुर में भी चौड़ा पजामा चलता है ना? ये जो आप फर्शी पैंचा कह रहे हैं, नहीं नहीं, मर्दों के लिए, मर्दों के लिए, हाँ मर्दों का वही चलता पजामे जो था। है ना, हाँ, बहुत क्योंकि बहुत चौड़ा, बिल्कुल लखनवी स्टाइल, बहुत ही हाँ चौड़ा हाँ पैजामा चलता था। फिर वो अलीगढ़ हाँ वाले पतले वाले मोरी के पजामे हाँ अब वही पहने जाते हैं। पहले हाँ हमारे यहाँ सब यही दिखते थे, सब लोग बड़े चौड़े चौड़े पैजामे पहने हाँ हुए, और लंबी सी शेरवानी, शेरवानी जरूर पहना करते थे ईद पे, सिर्फ हाँ कुर्ता पैजामा नहीं बल्कि शेरवानी पहन के ही जाना होता हाँ। था। मेरी बल्कि मतलब जैसे एक यादें होती है ना, कि जो आखिरी दफे 1986 में मैं जब शादी हो गई थी मेरी, मैं आई थी, अब मैं बच्चे छोटे, हाँ बेटी थी छोटी बहुत, उसको लेके मैं आई थी और अलीगढ़ आई थी, तो बाबा, और ईद के दिन इत्तेफाक से ट्रेन में ही चांद हो गया था, तो मैं सुबह 6 बजे, साढ़े छह 7 बजे कुछ मेरी ट्रेन पहुंची जमशेदपुर से, और मैं उतरी हूँ ट्रेन से तो बाबा वहां खड़े थे शेरवानी कुर्ते में, तो वही चौड़ा पजामा काली शेरवानी अलीगढ़ के स्टेशन पर। जी एंड जी। देन दैट इज द ईयर ही पास्ड अवे। तो मेरी जो यादें हैं बाबा की, वो वही हैं कि वो स्टेशन पे खड़े हुए खूब रौबदार ईद की नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो ही केम टू रिसीव मी, ही सेड कि तुमको घर छोड़ते हुए मैं ईदगाह चला जाऊंगा। तो आई स्टिल हैव दैट मेमोरी ऑफ हिम स्टैंडिंग ऑन द स्टेशन इन हिज काली शेरवानी टोपी एंड यू नो दैट वाइट चमकता हुआ बिल्कुल क्या कहते हैं पजामा। सो there are some memories which stay with you, and that is the memory that has stayed with me, कि वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं and he's come to receive me at the station. So yes, sherwani ho, garara ho, these are big part of our traditions, and which we should continue. Rachita is saying just listening to this is transporting me to a different time. Rachita, that was the intention of our conversation. जी Just जी। you know, this is just an informal chatting, कि हम बस बात से बात निकालते चले जाएंगे और बातें करते चले जाएंगे, कोई हमारा इसमें कोई फॉर्मेट नहीं था, और ना ही कोई था कि बस एक दूसरे से अपने शेयर करेंगे, आप सबसे शेयर करेंगे कि हमारी क्या यादें थी। और बताओ तराना, अली रामपुर की ईद, फिर उसके बाद फिर क्या दिन में क्या गहमा गहमी होती थी? विजिटर्स बहुत ज्यादा, अब वही मैं कह रही थी, अब किसी को गले लगाने वाला भी अब इस बार तो ऐसा नहीं कि कोई हमारे घर आएगा, और बल्कि हमारे रिश्तेदार कह रहे थे भाई हम आ जाएंगे, हम दूर से ही देख के चले जाएंगे, हम लॉन में बैठ जाएंगे, तुम्हें दूर से देख लेंगे। मतलब इस बात की तो जाहिर है तकलीफ बहुत ज्यादा है कि आप किसी को गले भी नहीं लगा सकते हैं, बल्कि सख्ती कुछ ऐसी है कि लोग अब रामपुर मोहल्ले में गली गली आपस के घर सबके मिले हुए होते हैं, तो एक घर से दूसरे घर में ही जाएंगे सबके सब। मगर वो बात तो नहीं रहेगी, ये तो मेरे ख्याल से जूम से ये कमी पूरी नहीं हो सकती। ईद के गले लगने वाली कमी तो पूरी नहीं हो सकती। हाँ, दिन भर लोगों का आना, और ख़ास तौर पे मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जितने नॉन मुस्लिम्स थे, मेरे ख्याल से जो मैं आपसे कही थी कि छोले ज़रूर होते हैं, वो छोले दही बड़े का जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कोई मीट की चीज़ नहीं रखते थे, इसलिए कि जो नॉन मुस्लिम्स आएंगे वो नहीं खा सकते हैं, तो छोले दही बड़े और सिवई का कॉम्बिनेशन ही हर घर में मिलता है। एंड वी एक्सपेक्ट जितने भी हमारे नॉन वेजिटेरियन नॉन मुस्लिम लोग हैं वो आएंगे ज़रूर, तो उनकी वजह से ये छोले और टिक्की, आलू की टिक्की भी ज़रूर बनती है। मैं तो अब चने के कबाब बनाने लगी हूँ। अच्छा, somebody asked me शेरवानी एंड खास। अच्छा, ये शेरवानी जो है ये हर कपड़ा पहले मौसम से पहना जाता था, तो काली शेरवानी जाड़े में पहनी जाती थी, और अगर गर्मियों के जमाने में ग्रे रंग की शेरवानी, फॉन कलर की शेरवानी, क्रीम कलर की शेरवानी, हल्के रंग की शेरवानी पहनी जाती थी, और गर्म जाड़े में काली शेरवानी। और इत्र है, उसको आप जैसे भी प्रोनाउंस करें, लिखे जैसे भी उसको कहते हैं इत्र है, और इत्र जो है वो भी मौसम के हिसाब से होता है।
गर्मियों में खस का इत्र लगाया जाता है, और जाड़े में मेरे ख्याल से शहाना कहते हैं उसको, शहाना या जी जी, है ना, शहाना मेरे ख्याल से शहाना। असगर अली मोहम्मद, हाँ, आई खस तो थिंक ऐसी कुछ नाम है। शहाना नाम है उसका, क्योंकि हम तो लखनऊ से असगर अली मोहम्मद अली के यहाँ की जो उनकी दुकान है मीनाबाद के नुक्कड़ से, वहां से खरीद के लाते थे। Yes, Huzaifa, bilkul. Verily, with hardship there is ease. That's what we've been discussing. There are so many takeaways from this. What are the differences between Rampur cuisine and Awadhi cuisine? अब ये तो तराना बताएंगी. I know Awadhi cuisine. Rampur cuisine actually is inspired by both Awadhi and Mughlai. क्योंकि 1857 में जब मुगल सल्तनत ख़त्म हुई और ये फॉल ऑफ अवध भी हुआ, तो वहाँ के जितने बावर्ची थे, नाचने वाले, गाने वाले, दास्तान को सब लोग जो थे वो रामपुर के दरबार में आ गए, क्योंकि एक बड़ा मरकज़ ये था और दूसरा हैदराबाद भोपाल था। ये करीब था, बिल्कुल बीच में था लखनऊ और दिल्ली के, इसलिए यहाँ पे कई कुक्स वगैरह आ गए और यहाँ आके क्योंकि जो दिल्ली वाले जो फ्लेवर्स थे उसमें कुछ रामपुर वाले लोगों ने कुछ अपना और डाला और फिर मिलजुल के वो रामपुरी क्विजीन बन गई। लेकिन उसमें कुछ शेड्स आपको लखनऊ के शेड्स बल्कि ज़्यादा मिलेंगे। मैं ये समझती हूँ कि मुझे हमेशा ये लगा कि लखनऊ के शेड ज़्यादा हैं। लेकिन जो मैंने दिल्ली उसी टाइम की दिल्ली की क्विजीन की किताबें पढ़ी हैं, वो नाम जैसे वही आप ज़ेर बिरयानी कह रही हैं, शाहजहानी पुलाव, नूर महली पुलाव, यही सारी टर्मिनोलॉजी रामपुर की क्विजीन में भी थी, सिमिलर थिंग्स। आई थिंक मोर ऑफ, क्योंकि लखनवी क्विजीन में ज़्यादा आई थिंक गरम मसाले डिफरेंट तरीके के होते थे। यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ज़्यादा होते थे और बहुत बेसिक मसाले रामपुरी क्विजीन में होते हैं, वेरी बेसिक। मे बी इट इज़ द टेम्परमेंट ऑफ द पठान्स, बिल्कुल बेसिक टाइप की चीज़ और थोड़ा ज़्यादा चटपटापन, खुशबू थोड़ी कम, चटपटापन ज़्यादा, ये तरीका। बस सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टेस्ट, आई फील। वहाँ और यहाँ के खाने सिमिलर हैं, बट थोड़ा सा हम लोगों ने, मुझे लगता है पठानों ने अपने हिसाब से बना लिए। अगर आप काबुल जाएं और वही खाने आपको बड़े ब्लैंड लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमने उसे चटपटा कर लिया कुछ अपने यहाँ सब कॉन्टिनेंट में आके। जैसे अब वो जो आपके चपली कबाब होते हैं, दैट इज रामपुरी। कच्चे गोश्त के कबाब आप लोग के यहाँ भी होते हैं, हमारे यहाँ थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो इट्स मतलब बेसिकली वही सारी डिशेस हैं। कुछ नई इजादें हैं, कुछ पुरानी हैं, जैसे दो गोश्त की बिरयानी मैंने आपको बताई। हाँ, ये तो बहुत, अब मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी खाने। हाँ, अरे बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। मैं तो आप बहुत खुशी होगी मुझे, आप आइए और ये जरूर मैं बनाऊंगी आपके लिए। एंड ऑल अदर थिंग्स दैट आई एम डिस्कवरिंग, जो मुझे पता चल रहा है। रामपुर का एक प्रॉब्लम ये रही, जब रियासत खत्म हुई तो जितने भी पुराने शेफ्स थे वो जैसे कहना चाहिए बहुत बुरे हालात में हो गए, और उन्होंने कुछ लिखा, पढ़े लिखे भी नहीं थे तो उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं अपनी रेसिपीज। तो वो काफ़ी रेसिपीज सिर्फ एक ज़बान पे या दिल में रह गई हैं लोगों के, तो वो उसको समेटने की कोशिश है। ये कोई पूछ रहे हैं? बहुत जरूरी है। जी जी। समोसा इज नेटिव टू काबुल। समोसा आई थिंक सेंट्रल एशियन, सेंट्रल एशियन समसा जो कहलाता था। और समोसा पुलाव मेरे ख्याल से दिल्ली की भी डिश थी और रामपुर में भी समोसा पुलाव खाया जाता था। अच्छा, there's this one question, is potato unique to biryani in Bengal? Rachita, potatoes were introduced by the Portuguese quite late in the 16th and 17th century. तो इनको बहुत वक्त लगा है to come towards like towards Delhi and towards क्या कहना चाहिए, अवध and Bengal तक पहुंचते पहुंचते, so the cuisine developed around potatoes then. तो there are two stories about के भाई वाजिद अली शाह की बिरयानी में आलू क्यों थे. One says कि because he was hard up and there were families were growing and इसलिए वो गोश्त को बैलेंस करने के लिए आलू डाल दिया करते थे. Another theory that I heard this time which made a lot of sense was कि he was a connoisseur and potatoes क्योंकि नई नई चीज आए थे, so they were considered exotic and unique.
तो Oh. दैट में ऑल्सो बी अ रीजन व्हाई ही एडेड इट. वी डोंट एक्चुअली नो कि क्यों शुरू हुआ, बट आई लव पोटैटोज इन बिरयानी. तो अगर वो भी एकदम, बिकॉज आई एम नॉट आई प्रेफर वेजिटेरियन. मुझे शोरवा वो तो पसंद, आई डोंट लाइक द मीट पार्ट ऑफ इट. सो इसलिए मुझे आलू बहुत पसंद है कि सोक सारा मसाले तो सोक कर लेता है. तो that these are the two reasons that are said, and to me it seems कि ये थोड़ा सा exotic चीज थी, उन्होंने अपने खाने में ऐड कर ली. तो पोटैटोज हैं, टोमेटोज हैं, ये सब तो पोर्चुगीज लेके आए हैं. मिर्च भी, चिली जो है, लाल मिर्च जिसको हम लोग जी. कहते हैं, ये सब तो वही लेके आए हैं. हमारे खाने में तो पहले ये सब नहीं था. बल्कि आप मिर्च का जिक्र कर रही हैं तो हामिद अली खान जो कि 1930 तक थे, 1894 से 1930 तक थे, उनके किचन में लाल मिर्च होती नहीं थी, उनको पसंद नहीं थी. तो बिना लाल मिर्च के वो तकरीबन 200 तरीके की डिशेस बनती थी, बोथ इंडियन एंड ब्रिटिश डिशेस मिला के, बट नो मिर्च. तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर वो काली मिर्च और गरम मसाले का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते थे. And most of the dishes were once again very inspired by Lucknowi cuisine. Of course उसमें उन्होंने तरमीम कर दी, उसको थोड़ा सा अपने तरीके से करा, but the Lucknowi cooks had in fact this is a study that is so would be very interesting कि क्या इन्फ्लुएंस था उन लखनवी कुक्स का और मुगलई कुक्स का खान सामने जो आए और जो यहाँ पे जिन्होंने खाने पकाए और लिखी रेसिपीज, उनका बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस था रामपुर के क्विजीन पे. मेरे ख्याल से कोई शाही स्वीट मीट्स के बारे में भी शायद कोई पूछ रहा है यहाँ. हाँ, वो भी पूछ रहा है. यू डिस्कस दैट ऑल्सो. डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट द बुक दैट यू हैव डिस्कवर्ड. तुम्हें एक फारसी में किताब मिली है रेसिपीज की, तो जरा जी थोड़ा जी. सा हम लोगों को उसके बारे में बताओ. फिर उसी से किसी एक मिठास की कुछ बता देना तरकीब, क्योंकि हमारे पास कुछ 4-5 मिनट ही बचे हुए हैं. सो वील एंड ऑन अ स्वीट नोट एंड विश एवरीबडी ईद. तो just talk a little bit about that book and then a recipe or a dessert from there. जो रजा लाइब्रेरी में एक्चुअली दिस इज प्रोबेबली फ्रॉम 1860s ऑनवर्ड, 1860 से 1890s तक एक दौर ऐसा गुजरा जबकि लोग maybe because it was after the revolt of 1857 and coming of the cooks from the kitchens of Delhi and Lucknow, and the whole assimilation of cuisine, that we see that there were about a number of, actually there are 12, 13 manuscripts in Persian, which were written by the zamindars, and one of them by Kalbe Ali Khan himself. मतलब he says that I am the author. Of course कोई और कातिब होगा, और probably किसी शेफ्स को ही of course बैठा के, और वो पर्टिकुलर कोई 200-300 रेसिपीज हैं हर तरीके के जितने भी पकवान थे. तो ये वो दौर है टिल द 1890s के बहुत सारे तकरीबन, अभी तो हमारे पास 12 ही मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो लोगों ने बैठ के लिखी. And what I see from the names etc. is that the terminology was very had a very Mughal overtones and Lucknowi overtones also. जिससे ये लगता है कि शायद ये असिमिलेट हुआ शाही घरानों में, मगर और तबकों में नहीं पहुंचा, और जो लोअर तबके थे उनको ये सारी चीज़ें नहीं मालूम है. जैसे कि एक है दरे बहिश्त. दरे बहिश्त is something that seems to have originated in रामपुर itself. कोई बर्फी की तरीके की कहते हैं दरे बहिश्त, बर्फी की तरीके की कोई चीज़ थी जो कि बादाम और दूध का ही बनते थी. And even today they claim that they make dare bahish. Awanat bhai says he makes dare bahish for the Begum of Rampur. मुझे तो जो जितना उन्होंने बताया उससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये कुछ बर्फी की तरीका है. और एक आप लोगों ने सुना होगा अदरक का हलवा, जो कि ये भी 1830s 1840s में ही बनना शुरू हुआ है, क्योंकि अदरक के हलवे का इतना जिक्र इतने पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स में नहीं है. अच्छा, वी हैव गॉट ताराना, मैं तो बीच में बात काट रही हूँ, माफ करना, बट वी हैव गॉट ओनली 45 सेकंड्स लेफ्ट. सो आई थिंक वील जस्ट रैप अप ऑन क्या कहते हैं. अच्छा, जिन लोगों को इन सब चीजों का पुरानी तरकीबों का शौक है, आप तराना को फॉलो कीजिए एंड यू कैन आस्क हर ऑन हर इंस्टाग्राम अकाउंट.
तराना हुसैन खान, आई एम श्योर शी विल आंसर. एंड एक हमारे लिए तुम रेसिपी पोस्ट करना फॉर ईद. आई थिंक एनी I नाइस will. रेसिपी फ्रॉम दैट बुक you should post that for us for Eid. And I'll just wish everybody Eid Mubarak, and I'm sure Tarana would also like to wish everyone. आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक. I think this will be a unique and amazing Eid for all of us, and we'll remember it always. Eid Mubarak बहुत बहुत आप सबको. All the best. Take care. सबको ईद मुबारक. खुशियों के साथ हर साल ईद आए.